हरिओम ओम आनंद में ओम शांति में ओम ज्ञान में आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड के बाल्यावस्था और उसके विकास वाले पेपर के अंतर्गत प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के अवसर में किस प्रकार से वृद्धि करें, इसको समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। अब प्राथमिक स्तर होता क्या है, प्राथमिक स्तर क्या होता है? वैसे सामान्यतः जो है कक्षा 1 से लेकर के 5 तक की कक्षाएँ जो है वो प्राथमिक स्तर की कक्षाएँ कहलाती हैं। प्राथमिक स्तर में क्या होता है, हम शिक्षा का यानी उसके शिक्षा का जो प्रारंभ करते हैं उसमें सभी बेसिक चीज़ें सिखाई जाती हैं। जैसे भाषा के अंतर्गत शब्द को पहचानना, पढ़ना, लिखना, बोलना, समझना, ये सिखाया जाता है। और अंक गणिती में जोड़ घटाना भाग गुणा सिखाया जाता है। यानी कुल मिलाकर के प्राथमिक स्तर पर विषय को पढ़ने के लिए जो आवश्यक ज्ञान है, जो आवश्यक शब्दों की पहचान है, जो आवश्यक अंकगणितीय क्रियाएं हैं, यानी हमें शिक्षा प्रारंभ करने के लिए जो भी बेसिक चीज़ें चाहिए, अक्षर ज्ञान, शब्द ज्ञान, भाषा ज्ञान, उसके संग संग अंकगणितीय ज्ञान जो चाहिए, जिससे हम अक्षर के पहचानने से लेकर उसे बनाने, उसका निर्माण, उसका अर्थ समझने की बातों को जब हम सीखना प्रारंभ करते हैं तो उसे हम कहते हैं प्राथमिक शिक्षा। तो प्राथमिक स्तर का मतलब प्राथमिक स्तर पर 1 से कक्षा 5 तक की जो शिक्षा होती है उसे प्राथमिक स्तर की शिक्षा हम कहते हैं। तो इस प्राथमिक स्तर पर हम कौन कौन सी गतिविधियों का पालन करें कि जिससे शिक्षा के अवसर में वृद्धि हो, यानी पढ़ने के लिए लोग समय निकालें या प्राथमिक स्तर की शिक्षा को प्राप्त करने के लिए लोग प्रेरित हों, बढ़ें। यानी प्राथमिक स्तर की शिक्षा यानी कुल मिलाकर हम बात करें तो कौन कौन सी गतिविधियों का हम लोग अगर पालन करें तो प्राथमिक स्तर की शिक्षा का अवसर बढ़े, यानी पढ़ने वालों की संख्या बढ़े, यानी प्राथमिक स्तर के शिक्षा का लोग लाभ उठा सकें, यानी बालक बालिका उसका लाभ उठा सकें। कौन कौन सी गतिविधि का हम लोग पालन करें उसको हम इसी वीडियो के अंतर्गत समझने का प्रयास करेंगे। अगर हम बात करें पहला बड़ा महत्वपूर्ण है, बाल केंद्रित शिक्षा एवं अधिगम। बाल केंद्रित शिक्षा का तात्पर्य ये होता है कि बालक के योग्यता क्षमता के आधार पर उसको सिखाना, शब्द ज्ञान कराना, अक्षर ज्ञान कराना, गणितीय ज्ञान कराना, अंक का ज्ञान कराना, यानी बाल केंद्रित, यानी बालक को ही मुख्य मान करके शब्द को पहचानना, सिखाना, बताना, ये सब किया जाता है। लेकिन इस बात का भी ध्यान रहना चाहिए कि जो बाल केंद्रित शिक्षा है उस बाल केंद्रित शिक्षा में बालक को जब अधिगम हो जाए तब उसे आगे की कक्षा में ले जाना या उसका दाखिला कराना या उसके पूरी तरह से आने पर ही उसे पढ़ना, लिखना, बोलना, समझना आए, तब उसको जो है एक प्रकार से कक्षा 1, कक्षा 2 इस तरह से एडमिशन कराना चाहिए। लेकिन है क्या, भारत में क्या है कि भारत सरकार की जो नीति है वह 100% नामांकन यानी 100% एडमिशन लो, 100% जो है उसको जो है धारणा यानी 100% सबको बनाए रखो पढ़ाई में, 100% सफलता यानी सबको पास कर दो। तो हुआ क्या है कि बाल केंद्रीय शिक्षा के अंतर्गत जिस बच्चे को नहीं भी आता है उसे जो है लोग आगे की कक्षा में बढ़ा देते हैं। एक तो पहले से कमज़ोर, अगले कक्षा में और कठिन और कमज़ोर हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि प्राथमिक स्तर में या प्राथमिक विद्यालय में, सरकारी प्राथमिक विद्यालय में लोग पढ़ाना ही पसंद नहीं करते या गरीब भी नहीं भेजना चाहता। क्यों? कुछ आता जाता नहीं बच्चे को। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बाल केंद्रित यानी बालक की योग्यता क्षमता के अनुसार पढ़ाया जाना चाहिए, साथ में उसे जिस कक्षा का है उस कक्षा का ज्ञान भी होना चाहिए। तब जा कर के लोग प्राथमिक स्तर पर अपने बच्चों को यानी गरीब लोग अपने बच्चों को भेजेंगे पढ़ने के लिए। ये बहुत इस समय ब्लंडर मिस्टेक है शासन व्यवस्था या प्राथमिक विद्यालयों का कि 100% सफलता आए चाहे ना आए अगली कक्षा में भेजना पड़ेगा, फेल नहीं कर सकते। ये बहुत ज़्यादा ब्लंडर मिस्टेक हुआ जिसके कारण से कक्षा में योग्यता का कोई विशेष मतलब नहीं रह गया। अब सरकारें पढ़ाती है, सरकारें पास कर देती है, ये समस्या उत्पन्न हो गई। लेकिन शिक्षक विभाग ये है सैलरी पे नज़र रखा, इस पर कभी कोई क्लेम नहीं करने गया। जैसे रोशनी तो सबको बराबर दी जा सकती है, जैसे सूर्य का प्रकाश सबको कीचड़ पर भी पड़ता है, फूल पर भी पड़ता है, लेकिन दोनों जगह का प्रभाव अलग अलग होता है। दिया तो एक गुरु देता तो सबको समान रूप से है, लेकिन वापस सभी छात्र से समान रूप से आता नहीं। इसी तरह से सरकार जो नीतियाँ बना रखी है शिक्षा के संदर्भ में
कि 100% धारणा, 100% नामांकन और 100% सफलता, सफलता वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत गंदा कॉन्सेप्ट है। इसीलिए मैंने यहाँ लिखा अधिगम। यानी आप प्राथमिक स्तर पर सरकारी विद्यालय हो या प्राइवेट में तो वैसे ही उच्च वर्ग वाले चले जाते हैं जो आर्थिक रूप से उच्च वर्ग है। जो सरकारी है प्राइवेट, अगर उसमें आप चाहते हैं कि शिक्षा के अवसर में वृद्धि हो, प्राथमिक स्तर पर पढ़ने वाले बच्चों की संख्या में वृद्धि हो, तो इसको ध्यान रखना होगा कि बालक की योग्यता, क्षमता, उसकी पृष्ठभूमि के आधार पर उसको ध्यान में रख करके उसके गति से सिखाया जाए। लेकिन 100% पास न किया जाए, बल्कि उस स्थान पर अगर उसको जितना आता है उस हिसाब से उसको कक्षा में एडमिशन दिया जाए, उस हिसाब से उसे अगर पास कराया जाए, तो निश्चित रूप से गरीब घर के बच्चे जो प्राथमिक विद्यालयों में हैं, वे जब आएगा उनको कुछ पढ़ेंगे तो घर वाले भी उनको पढ़ने का अवसर देंगे, घर वाले भी पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित होंगे, तब जा कर के प्राथमिक अवसर की शिक्षा में वृद्धि होगी। लेकिन यहाँ स्थिति बहुत विचित्र है। आए चाहे ना आए, एडमिशन हो गया तो कक्षा 2 में भेजना है, एडमिशन हो गया तो फिर आगे कक्षा में 8 तक चलाते रहेंगे। जब तक वो जानता है कि हम बहुत कुछ नहीं जानते, तब तक वो इतना लेट हो चुका होता है कि वो पढ़ाई छोड़ के चला जाता है मजदूरी करने। ये समस्या उत्पन्न होती। तो ऐसा ना हो, बल्कि क्या हो, बालक की योग्यता क्षमता को ध्यान में रख करके से खेल विधि द्वारा, चलचित्र द्वारा, चित्र द्वारा, इस सब के माध्यम से बाल केंद्रित शिक्षा दी जाती है, वो सब पढ़ाया जाए। लेकिन साथ में यह भी ध्यान रखा जाए कि बच्चे को जब कुछ आए जाए उसी हिसाब से उसको कक्षा में एडमिशन दिया जाए। तो निश्चित रूप से गरीब घर के बच्चे जब पढ़ने में कुछ अच्छे होंगे तो घर वाले बर्तन बेच के पढ़ा देंगे या मजदूरी करके पढ़ा देंगे। जब आएगा तब जा कर के प्राथमिक क्षेत्र में, प्राथमिक स्तर पर सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ेगी। दूसरा हम बताएं मातृभाषा। सबसे बड़ी बात ये होती है कि मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए। ये तो नियम भी है सरकार का, मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए। साथ में एक बार का और ध्यान रखना चाहिए, मातृभाषा के संग संग उसको जो भविष्य में जिन भाषाओं की ज़रूरत पड़ेगी या जिन भाषाओं के अंतर्गत वो बहुत ज़्यादा विकास कर सकता है या अपनी पढ़ाई को आगे जारी रख सकता है, उस भाषा की भी शिक्षा देनी चाहिए। पहली ज़रूरी है मातृभाषा, मातृभाषा के बाद उसके संग संग प्राथमिक स्तर पर ही दूसरी भाषा भी शुरू कर देनी चाहिए। तो ये इसको ध्यान रखा जाए तो जब से वह ज़्यादा से ज़्यादा बातों को समझेगा, अपने अनुभव, अपनी क्रियाकलाप, व्यवहार से सीखेगा, जिससे वह उसको पढ़ाई में रुचि उत्पन्न होगी। जब रुचि उत्पन्न होगी तो निश्चित रूप से वह प्राथमिक स्तर में जो शिक्षा का अवसर मिला है उसका लाभ उठाएगा, दूसरे बालकों को भी प्रोत्साहित करेगा कि हमको इतना आता है, मैं ये सीख लिया, तुम्हें क्या आता है, तुम भी विद्यालय चलो। तो इस प्रकार से एक प्रकार से प्रचार प्रसार भी होता रहेगा और इस अवसर का अन्य बच्चे जो भी घर पर हैं वो भी पढ़ाई के लिए प्रेरित होते रहेंगे। आगे हम बात करें अभिभावक की जागरूकता। प्राथमिक स्तर पर यह जरूरी है कि शिक्षक जो है अभिभावकों की मीटिंग ले, अभिभावकों को शिक्षा का महत्व समझाए, उनको ये समझाए कि नहीं, ऐसा नहीं है कि आप गरीब हैं तो आपके बच्चे भी गरीब होंगे, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कर्मों का हिसाब सबका अलग अलग होता है। तो जब अभिभावक को पढ़ाई का महत्व अगर समझाया जाएगा मीटिंग के माध्यम से, समय समय पर मीटिंग के माध्यम से, तो निश्चित रूप से अभिभावक अपने बच्चों के कार्यों के प्रति, बच्चों के पढ़ाई के प्रति सतर्कता मिलेगी। उनको भी मन में रहेगा कि नहीं, इसका हम देख रेख करें, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। घर पे वो परिस्थिति देंगे पढ़ने के लिए, तब इससे क्या होगा, उसको अधिगम होगा, उसको कुछ सीखेगा। जब सीखेगा तो निश्चित रूप से जब उसको सीखेगा, जानेगा, पहचानेगा, लाभ उठाएगा, तो दूसरे लोग भी प्रोत्साहित होंगे। इसलिए प्राथमिक स्तर पर बच्चों को ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरणा मिलेगी, प्रोत्साहन मिलेगा। आगे हम बात करें सरकारी निर्देशन। सरकार का जो निर्देश है, चाहे शिक्षा नीति के संदर्भ में निर्देश हो, चाहे सर्व शिक्षा अभियान हो, चाहे प्रचार प्रसार संबंधित निर्देशन हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संबंधी कोई निर्देशन हो, जिसके माध्यम से प्रचार प्रसार कर करके जो है सबको एक स्कूल चलो अभियान के तहत जोड़ना, सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्रोत्साहित करते हुए नामांकन के लिए प्रोत्साहित करना। तो इससे भी क्या होता है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के अवसर बढ़ते हैं। आगे हम बात करें शिक्षा व्यवस्था। बड़ी विचित्र बात है कि सरकारी स्कूलों में टीचर नहीं है, अब कैसे कोई पढ़ाए। तो सरकारी पहले शिक्षा व्यवस्था पर्याप्त शिक्षक दे, पर्याप्त शिक्षकों के संग संग उनका जो है पर्याप्त शिक्षकों के संग संग पर्याप्त शिक्षक दे, फिर उसके बाद व्यवस्था, जैसे बिल्डिंग की व्यवस्था हुई, प्रकाश की व्यवस्था हुई,
ये सब दे, यानी सिंचाओ। फिर बच्चों को जो पुस्तक चाहिए वो दे। इसके संग संग बच्चों का जो है वो ड्रेस है, जो कुछ भी सरकारी व्यवस्था है उसको पूरी तरह से वो फॉलो करे, वो व्यवस्था समय से दे, लेट लपेट नहीं, समय से दे। साथ में क्या करे, प्रोत्साहन दे। प्रोत्साहन का तात्पर्य यहाँ ये है कि बालकों को जो मिड डे मील दे रहा है, अगर उसके जगह पैसा सिर्फ कर दे, कैश, कि आप आएंगे प्रतिदिन 5 रुपया मिलेगा, 10 रुपया मिलेगा और हर महीने आपका हिसाब होगा, तो निश्चित रूप से घर के गार्जियन ना तुरंत भेजेंगे कि जो 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 दाम बहुत ST SC कैटेगरी के लोग हैं, जो बहुत गरीब हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में गरीब हैं, उनके बच्चे पैसे से प्रोत्साहित हो जाएंगे कि हमको महीने में इतना पैसा मिलेगा। लेकिन जो भोजन है, उस भोजन में उतने बच्चे नहीं आ पाते हैं, उतने बच्चे नहीं आ पाते हैं, क्योंकि सभी बच्चे खाए बिना नहीं मर रहे हैं। अब अन्य आर्थिक गतिविधियां भी घर पे शुरू हो चुकी है, लेकिन अगर वो पैसे से या वजीफ़ा स्कॉलरशिप दी जाए या सीधा सीधा प्रतिदिन के आने के हिसाब से अगर पैसा दे दिया जाए मिड डे मील की जगह, तो निश्चित रूप से ये शिक्षा व्यवस्था में बहुत ज़्यादा सुधार होगा। बच्चे भी बहुत ज़्यादा, घर के गार्जियन जो गरीब घर के हैं, मजदूरी उदूरी करके खाते, वो बच्चों को डांट के भेजेंगे स्कूल में। जब डांट के भेजेंगे तो बच्चे आएंगे स्कूल में तो प्राथमिक स्तर की शिक्षा का लाभ उठाएंगे। होता क्या है, भोजन में बच्चों का मनमाना स्वभाव, खेलने में ही जब भूल जाते हैं भोजन करना, लड़ाई झगड़ा में घूमने में ही भूल जाते हैं भोजन करना, वो भोजन के माध्यम से पढ़ने थोड़ी ना आएंगे। थोड़ी समय तक ऐसा होता है, लेकिन ज़्यादातर हमको जो समझ में आता है कि प्रोत्साहन की जगह अगर आर्थिक सहायता दी जाए भोजन की जगह, तो निश्चित रूप से शिक्षा व्यवस्था के साथ हम शिक्षा के अवसरों में वृद्धि कर सकते हैं। अर्थात जो दूर दराज के बच्चे हैं या बहुत गरीब तबके के बच्चे हैं, उनको हम शिक्षा के माध्यम से जोड़ करके उनके व्यक्तित्व या उनके अधिगम का विकास कर सकते हैं। अगला है उपयोगी पाठ्यक्रम। वर्तमान समय में जिस पाठ्यक्रम की उपयोगिता है, ज़रूरत है, उसके हिसाब से विषयों का निर्माण करना चाहिए या विषय को पढ़ाया जाना चाहिए। तो होगा क्या कि बच्चा आगे चल कर के अपनी योग्यता, क्षमता, कौशल, क्रियाकलाप इत्यादि के आधार पर आत्मनिर्भर हो सकता है, आत्मनिर्भर हो सकता है। अगर प्राथमिक स्तर से ही उपयोगी विषयों या आवश्यक विषयों या आवश्यक कलाकृति, गुण, व्यवहार इत्यादि को ध्यान में रखते हुए अगर हम उस सब विद्याओं को दें या उस सब ज्ञान को कराएं, उनको प्रोत्साहित करें, तो निश्चित रूप से ये बालक जो है आगे चल कर के आत्मनिर्भरता के साथ आर्थिक उपार्जन करते हुए अधिगम कर सकते हैं। तो उपयोगी पाठ्यक्रम का निर्माण करना, इसमें जैसे होता है खेलकूद भी उपयोगी है। बालक को प्रारंभ से ही खेल की तरफ, अगर हर बालक पढ़ने में थोड़ी न तेज होता है, कुछ कमज़ोर होते हैं, कुछ दूसरे क्षेत्र में, कुछ दूसरे खेल में अच्छे होते हैं, तो उनको पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से भी उनको जो है पढ़ाया लिखाया जाना चाहिए, बताया जाना चाहिए। जैसे खेल कूद है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, नृत्य है, संगीत है, ये सब बच्चे प्राथमिक स्तर पर बहुत ज़्यादा सीखते हैं। यानी 3-4 के बाद उसको समझ में आने लगता है, ऐसे नाचना है, ऐसे नाचना है, तो वो धीरे धीरे उसको हम एक उसके कला को हम धार, निखार या आधार दे सकते हैं। तो उपयोगी पाठ्यक्रम हो, ऐसा नहीं कि बस परंपरागत पाठ्यक्रम। परंपरागत पाठ्यक्रम नहीं, बल्कि आज की वर्तमान आवश्यकता, चुनौती के आधार पर आत्मनिर्भर बनाने हेतु जो भी पाठ्यक्रम, पाठ्य सहगामी क्रिया इत्यादि की ज़रूरत है, वो भी उसमें सिखाया पढ़ाया जाए। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि शिक्षा विभाग में शिक्षा मंत्री आज भी कोई शिक्षा क्षेत्र से बहुत कम ही जुड़े लोग बन पाए हैं, जिसके कारण से सब बातें होती तो रहती हैं लेकिन फॉलो नहीं करते हैं। अगर जो कर्म नहीं करेगा, कहाँ से सफलता मिलेगी, कहाँ से विद्यार्थी बढ़ेंगे सरकारी स्कूलों में, या शिक्षा के अवसर का कहाँ से लोग लाभ उठा पाएंगे। तो ये सब उपयोगी अगर पाठ्यक्रम बना दिया जाए तो प्राथमिक स्तर तो शिक्षा के अवसर में वृद्धि होगी, यानी उसमें पढ़ने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी। अगला है देख रेख की सतर्कता। बड़ी विचित्र बात है, जब हम लोग पढ़ते थे तो सरकारी विभाग का कोई जाँच पड़ताल आता था देखने, पूछने। आज दूर दराज में कोई जाता ही नहीं, सब कुछ कलम से ही हो जाता है। तो कुल मिला के हम बात करें तो सरकारी विभागों में के द्वारा समय समय पे जांच हो, पाठ्यक्रम की जांच हो, अधिगम शैली की जांच हो, शिक्षण शैली की जांच हो, बच्चों का पाठ्यक्रम की जांच हो कि कितना पढ़ाया गया, कितना नहीं। ख़ास तौर से मूल्यांकन में शिक्षकों को स्वतंत्रता दी जाए, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो होगा क्या कि जितना ही देख रेख होगा उतना ही जो है शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त होगी, अधिगम को प्रोत्साहन मिलेगा, शिक्षा के प्रति लोग दायित्व को पूरी तरह से निर्वहन करेंगे और विद्यार्थियों के भी भविष्य का निर्माण समय से किया जा सकेगा। तो ये भी महत्वपूर्ण है।
प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के अवसर में वृद्धि करने के लिए। अगला है सभ्यता का ज्ञान। जैसे होता है प्राथमिक स्तर पर किस तरह से बोला जाता है, बैठा जाता है, बोलना, बैठना, बात करना, बड़ों से छोटों से अच्छे व्यवहार करना, अनुशासन सिखाना, समाज के अच्छे नियम, अच्छे आदर्श, अच्छे व्यवहारों से परिचित कराना। कुल मिला के हम बात करें तो सभ्यता के साथ साथ नैतिक शिक्षा, क्रियाकलाप, व्यवहार इत्यादि को भी सिखाया जाना चाहिए, ताकि बालक के अच्छे व्यवहार, अच्छी सोच, अच्छी समझ और अच्छी आदतों के साथ जब उसे पढ़ाया जाएगा तो निश्चित घर के गार्जियन जो अनपढ़ हैं या बिल्कुल पिछड़े हुए तबके के हैं, जब उसमें सुधार देखेंगे, उसमें बालक में अपनी चेतना देखेंगे तो निश्चित रूप से उसे मजदूरी में न लगा करके पढ़ाई में धीरे धीरे लगाएंगे। जब पढ़ाई में लगाएंगे तो धीरे धीरे उसको जो है आर्थिक उपार्जन हो। जैसे हमारे शरीर में प्राण है तो जीवन है, उसी तरह से सांसारिक जीवन में धन है तो जीवन है। लाख योग्यता हो अगर धन नहीं है तो फिर आपके सांसारिक जीवन का कोई विशेष सुख नहीं। हाँ, संत है, सन्यासी हैं तो उसका हो सकता है, गृहस्थ आश्रम में नहीं है। तो कुल मिलाकर के उसी तरह से अगर वह सभ्य व्यवहार, सभ्य आदत, सभ्य ज्ञान, सभ्य आचरण जब घर के गार्जियन देखेंगे, अपने बालकों की बातों को सुनेंगे, समझेंगे, अध्यापकों का प्रभाव उसके आचरण पर देखेंगे तो निश्चित रूप से वो पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित हो जाएंगे और पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित हो जाएंगे। तो अर्थात प्राथमिक स्तर पर सभ्यता के ज्ञान के साथ, व्यवहार के साथ, अच्छी आदतों के साथ वह पढ़ाने पर जोर देंगे, यानी शिक्षा के अवसरों में वृद्धि करेंगे। तो कुल मिलाकर हमने आपको ये पढ़ा है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के अवसर को किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। बाल केंद्रित के संग अधिगम, मातृभाषा के साथ अन्य भाषा। देखिए मैं यहाँ लिखा तो बहुत कम हूँ, समझा बहुत ज़्यादा रहा हूँ, इसके लिए बार बार आप वीडियो को 2 बार सुन लेंगे तो आपको जनरल सेंस के साथ साथ विशेष समझ भी इस टॉपिक के अंतर्गत आपके मन मस्तिष्क में बन जाएगी, जिसको आप 2 बार सुन लेंगे तो निश्चित रूप से याद हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के अवसर में किस प्रकार से वृद्धि करें, किस प्रकार से बढ़ाएं, उन सब बातों को आप समझ गए होंगे। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।